हम जो है लास्ट क्लास में रिएक्शन को कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, मेरे हिसाब से हमने जो है प्रमोटर और पॉइजन इनके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो प्रमोटर क्या होता है? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। द सब्सटेंस विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर। पॉइजन, पॉइजन इसका उल्टा होता है, विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे उसको हम बोलते हैं पॉइजन। एग्जाम्पल के तौर पे ये होता है बोन हेबर प्रोसेस, सॉरी इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया की सिंथेसिस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है और मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर यूज किया जाता है। ये प्रोमोटर होता है और आयरन आपका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताने से आप जो है रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। साथ के साथ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है। ठीक है, और जब आप 11th-12th क्लास में जाएंगे तो इसकी इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिकली ऑप्टिमम कंडीशन भी पढ़ेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब होता है किस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे आप अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे की बात होगी, इसको अभी ड्रॉप कर देना। अभी तक आप जो है इतनी बातें याद रखना। पॉइजन, पॉइजन का भी एक एग्जांपल देख लो भाई। देखिए, अगर आप जो है एसिटाइलिन के अंदर हाइड्रोजन गैस के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो ये डायरेक्टली जो है एक अल्केन बन जाता है, इथेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये एसिटाइलिन है और ये क्या है? इथेन है। अब यहाँ से देखिए ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली हमने सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए आपको केवल एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करना होता, तब क्या करते? तो इस प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइजन इस्तेमाल करते हैं। पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट डाल देते हैं, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनमें से कोई भी हम पॉइजन डाल सकते हैं। तो ये पॉइजन क्या करता है? पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है और ये इस रिएक्शन को यहीं तक रोक रोक देता है। ठीक है, ये बन जाता है आपका इथीन। एक ही ट्रिप मतलब एक ही मल्टीपल बॉन्ड को एक जो है न्यूट्रलाइज कर पाता है या हाइड्रोजन का एडिशन कर पाता है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये एक पॉइजन की तरह काम में आता है। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ेंगे। तो ये है डिटेल में बातें। तो इस तरह से आप जो है किसी भी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी केमिकल चेंज के बारे में आपको पता कैसे लगेगा कि वो केमिकल चेंज हुआ? ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। अगर कहीं पे आपको स्टेट के अंदर चेंज दिख रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक को आपने मान लीजिए HCl के अंदर डाल दिया, तो HCl आपका एक्वस स्टेट में था, जिंक सॉलिड था। इसको इस तरह से रिएक्ट करवाते हो तो जिंक क्लोराइड एक्वस बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलने लग जाती है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेट का चेंज हुआ, यहाँ पे एक गैस निकली है। तो इस तरह से आप जो है करेक्टराइज कर सकते हो किसी भी केमिकल चेंज को। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि बेरियम क्लोराइड एक्वस के अंदर अगर आप सोडियम सल्फेट एक्वस डालते हैं तो यहाँ से आपका निकलता है बेरियम सल्फेट एक्वस, सॉरी बेरियम सल्फेट सॉलिड। ठीक है, प्रेसिपिटेट को जो है डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और गैस को अपर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपका निकलता है 2NaCl एक्वस। ठीक है, काफी बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेरियम सल्फेट की सोलिबिलिटी कम क्यों होती है। ठीक है बेटा,
तो बेरियम सल्फेट जो है बहुत जल्दी सैचुरेट कर लेता है अपने आप को वाटर के अंदर। इसका सैचुरेशन पॉइंट जो है काफी कम होता है। आपको पता होगा किसी भी सब्सटेंस की एक जो है प्रॉपर सोल्युबिलिटी होती है, जैसे कि नमक है या चीनी है। तो नमक और चीनी जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर एक टाइम बाद घुलना बंद कर देती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जो है आप उसके अंदर कोई अगर एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हो तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये कंडीशन जो है बेरियम सल्फेट के लिए काफी कम कंसंट्रेशन पे आ जाती है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट आपका जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट पानी के अंदर घुला हुआ होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, इतना कम कि आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ना के बराबर। और ज्यादातर बेरियम सल्फेट आपको सॉलिड की फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है आपकी चेंज इन कलर। कलर के अंदर भी आपको चेंजमेंट दिखाई दे सकता है, जैसे कि लेड एसिटेट को अगर पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि येलो कलर का होता है। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके कलरलेस होते हैं। और यहाँ पे पोटाशियम एसिटेट आपका सॉल्यूशन के अंदर मिक्स रहता है। अगेन ये प्रेसिपिटेट बना है, इसकी भी सोलिबिलिटी काफी कम होती है, ठीक है। तो ये चेंज इन कलर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि FeCl3। अगर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालते हो तो ये दोनों जो है आपके कलरलेस मिक्सर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। इनको आप अगर ऐड करते हो तो ये बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपका सॉलिड बनता है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। और साथ में आपका निकलता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये चेंज कलर का चेंज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो चीजें हमने पढ़ ली, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आप दिमाग लगा सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब चेंज इन स्टेट में इवोल्यूशन ऑफ गैस को भी बता सकते हो भाई, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने देख लिया, अगर कोई गैस बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है उसका। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हमने देखा है कि ये भी एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को आप जो है एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट लिख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज के अंदर डेफिनेटली हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। या तो कोई रिएक्शन जो है आपकी हीट को गेन करती है या हीट को लॉस करती है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और हीट के हिसाब से भी आप केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको पता है एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट लिखे जाते हैं लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट लिखे जाते हैं राइट साइड में, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी केमिकल चेंज को, ठीक है। तो कुल मिला के एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, आप इसको समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आर के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रोकन, ठीक है। और प्रोडक्ट के जो बॉन्ड है वो बनते हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है बेटा। जितने भी रिएक्टेंट है उन सबके बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो हमेशा ये भी बात ध्यान रखनी है आपने कि बॉन्ड जब भी ब्रेक होते हैं यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो है हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि हमेशा एनर्जी लेता है, ठीक है। और जब भी बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि इसमें हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है। अब ये दोनों, इन इसमें से बॉन्ड ब्रोकन वाली एनर्जी और बॉन्ड फॉर्म्ड वाली एनर्जी, अगर इनका आप माइनस ले लेते हो तो यही आपकी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब देखिए, अगर इनका इनका जो है डिफरेंस अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, ये कैसे है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर रिएक्टेंट को आपने ब्रेक करके एटम्स बना दिया, ठीक है, और उसमें बॉन्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पे मैं एनर्जी रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एनर्जी रिलीज लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा थी, यहाँ पे मैं ये अमाउंट लिख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 100 जूल आपको लगी एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी रिलीज तो डेफिनेटली बॉन्ड तो बनने हैं। एनर्जी रिलीज हुई कम, एनर्जी रिलीज मान लेते हैं 80 हुई। ठीक है, 80 जूल, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? तो इनका डिफरेंस जो है +20 होगा डेफिनेटली। तो अगर ये आपकी जो है वैल्यू प्लस में आ जाती है, इसका मतलब ये रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से बता सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड इज लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से सेकंड स्टेप क्या हो सकता सेकंड केस क्या हो सकता है? एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। अगर देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग करने में जो है कम एनर्जी लगी, और जब नए बॉन्ड बने तो वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा निकली, ऐसा भी केस हो सकता है। इसका मतलब मान सकते हो यहाँ पे कि एनर्जी रिक्वायर्ड थी यहाँ पे 200 जूल। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे 500 जूल। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव 300 जूल। अब अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो ये डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप जो है एग्जाम्पल भी बहुत सारे बता सकते हैं। एंडो के एग्जाम्पल बहुत कम है, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इनसे, पत्तों से। ठीक है, और पानी लेते हैं जड़ से। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सनलाइट को कंज्यूम करते हैं। ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप जो है एनर्जी को हमेशा रिएक्टेंट साइड में प्लस करके लिखते हो और प्रोडक्ट साइड में एनर्जी को माइनस लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप इसको बना देते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, फर्दर इसको पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज से और भी ज्यादा कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में O2 गैस निकलती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल मैंने आपको लिखा है, कार्बन अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनता है, इसमें एनर्जी जो है कंज्यूम होती है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया था N2+O2 प्लस एनर्जी, ये आपका बनता है NO गैस। ठीक है, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल एक तो रेस्पिरेशन बोल सकते हो। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आप जो है फोटोसिंथेसिस का उल्टा बोल सकते हो। ये रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकलते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। NaCl का बनना, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये भी एक बहुत खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ से निकलती है। ठीक है बेटा,
तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। जितने भी कंबशन रिएक्शन है, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन का कंबशन कर लो, एनर्जी निकलती है। कार्बन का कंबशन कर लो, एनर्जी निकलती है। किसी भी कंपाउंड का कंबशन करो, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सबके कंबशन से एनर्जी निकलती है। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप जो है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो सकता है एक आध बात ज्यादा निकल गई हो, ठीक है, जो पिछली बार हमने नहीं पढ़ी थी, तो जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ उनको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, कितने होते हैं? तो देखिए, जो रेजोनेंस का मटेरियल है उसमें बहुत मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब इतना जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। केवल 5 तरह की रिएक्शन आपने याद रखनी। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपके कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए एक्स और वाई कंबाइन करके इन्होंने जो है एक्स वाई कंपाउंड बना लिया, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम 3 तरह से देख सकते हैं। या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, 3 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहले तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें एलिमेंट का एडिशन होता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 प्लस O2 H2O। अब देखिए, रेजोनेंस की बुक के अंदर जो है ये लिखा हुआ है, अगर आप एलिमेंट से बनाते हो किसी भी कंपाउंड को, तो हम जो है उसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो, यानी कि पहला टाइप एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या कहला सकता है? सिंथेसिस रिएक्शन कहला सकता है। कोई दिक्कत नहीं और कोई बड़ी बात भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और ये बात कभी भी नहीं पूछी गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमेशा फोकस रखना आपने। ये एक एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ठीक है, एक आगे जाके पढ़ेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों भी कंबाइन करके CaSiO3 ये बनाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्लैग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। तो एलिमेंट और कंपाउंड में आप देख सकते हो C2H4 प्लस H2, ये मैंने एग्जांपल बताया था आपको कैटालिसिस के अंदर। C2H6 बन सकता है। ये क्या है? यहाँ पे एलिमेंट है और ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, तो बता सकते हो कौन सी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी या एंडोथर्मिक होंगी? बता सकते हो? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होंगी और एक्सोथर्मिक भी होंगी, तो दोनों होती हैं बेटा। ठीक है, दोनों हो सकती हैं। भाई एग्जाम्पल देख लो, ये सारे एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल लिए आपने। ठीक है, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल जो हमने देखे थे, ये देखो एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल थे, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी बेटा, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं और एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये मैंने आपको स्पेशली क्वेश्चन भी बताया था। एक सिल्वरी वाइट मेटल को अगर अगर आप बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये एक वाइट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है और डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अगर इस कंपाउंड को आप पानी में डालते हो तो मिल्क को मैग्नीशियम बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। एसिड बेस में जाने के बाद ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी एसिडिटी क्या होगी, तो एसिडिटी इसकी 2 हो जाती है। एसिडिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन ये रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के अंदर आप जो है एक सिंगल कंपाउंड को, मान लीजिए XYZ है, इस सिंगल कंपाउंड को एक से ज्यादा कंपाउंड के अंदर आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन है इसके, मैंने आपको लिखवाए थे 2 या 3 एक्सेप्शन। तो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखिए, ये जो एनर्जी आप दोगे ये 3 तरह से दे सकते हो। एक तो हीट से दे सकते हो, एक लाइट से दे सकते हो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं। अगर आप एनर्जी को हीट से ट्रांसफर करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। लाइट से करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ये 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। अब सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वो आपने स्पेसिफिकली याद रखने, ठीक है। उनके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्या 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 आपके पास जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बातें आपने याद रखनी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है, ठीक है, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। इनके कॉमन नेम भी आपको पता होने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है सॉलिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस बेटा इसको, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विकलाइन, है ना। क्विकलाइन बोलते हैं इसको, क्विकलाइन। और साथ में CO2 गैस निकलती है, ठीक है। CO2 गैस जो निकलती है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उसके जो है टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से जो है इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, तो ये सभी बातें पूछ सकते हैं, इनको अलग से पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको आप हीट करते हैं, ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, साथ में NO2 गैस निकलती है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। इसका नाम भी ब्राउन गैस रख दिया गया है ड्यू टू इट्स कलर। और साथ में O2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा FeSO4 का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। FeSO4 एग्जैक्टली अगर आप इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं तो ये आपको मिलता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, जो कि अपने आप में लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। अगर इसको आप हीट करते हो तो पहले पानी निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, ठीक है, -S2 निकलता है, उसके बाद ये वाइट हो जाता है। अगर फर्दर हीट करते हो तो ये आपका F2O3 सॉलिड दे देगा, ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, साथ में SO2 गैस एंड SO3 गैस। दोनों गैसेस की स्मेल जो है बर्निंग सल्फर स्मेल होती है, ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये है एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए।
1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। देखिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ये सभी बातें जो है आपने पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखवाए थे। जैसे कि PB3O4, PB3O4 जो है आपका रेड कलर होता है, ठीक है। सिंदूर जो लगाती हैं औरतें, उसके अंदर लेड का ये कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इसको अगर आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है और साथ में O2 गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करते हो, माइन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले ध्यान रखना व्हाइट कलर का होता है। इसको हीट करते हो तो अमोनिया गैस निकलती है, साथ में H2O निकलता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हो तो ये भी वाइट होता है। इसको आप हीट करोगे, अमोनिया गैस निकलती है और साथ में HCl गैस निकलती है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जो है ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। इसको अगर आप हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड, अब देखो कॉपर 2 ऑक्साइड है एग्जैक्टली। इसका कलर कैसा होता है, मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर होता है, साथ में CO2 गैस निकलती है, ठीक है। KClO3, KClO3 को आप हीट करते हो तो यहाँ से KCl सॉलिड प्लस O2 गैस निकलती है। ये एक तरीका है लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन गैस को बनाने का, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ O2 गैस, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शायद हमने पहले ना किया, ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जिनके अंदर थोड़े से अनएक्सपेक्टेड से प्रोडक्ट निकलते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली याद ही रखने होते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, या इग्नाइट करते हैं तो ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। इसको हीट करने पर ग्रीन कलर का एक सॉलिड निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है और H2O गैस निकलती है। तो ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड से प्रोडक्ट है, ये आपको याद ही रखना है। इसको हम जो है टेबल टॉप वोल्केनो बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था किस तरह से बनाते हैं, वो क्लास में बता दिया था, ठीक है। मिट्टी का एक ढेर लगाओ, उसके बीच में थोड़ा सा छेद कर दो, उसमें अमोनियम डाइक्रोमेट डाल दो, इग्नाइट कर दो मैग्नीशियम रिबन लगा के, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी को ये प्रोड्यूस करता है। अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमोनियम नाइट्राइट, नाम आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं इसका। इसको हीट करते हो तो नाइट्रोजन प्लस H2 गैस यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है और अनएक्सपेक्टेड से प्रोडक्ट निकलते हैं। अब देखिए लेड नाइट्रेट हमने पढ़ लिया था हीटिंग का। अब देखिए कुछ नाइट्रेट और होते हैं जिनका हीटिंग जो है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपके सामने अगर KNO3 का हीटिंग कभी आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो KNO3 के हीटिंग से K2O सॉलिड बनता है। ये पेल येलो कलर का होता है, ये एक्स्ट्रा है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। AgNO3 की हीटिंग, अब देखिए जनरली जो है जनरल केस में अगर देखा जाए तो किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करते हैं ना, तो नाइट्रेट को हीट करने पर एक ऑक्साइड बनता है, एक NO2 बनता है और एक O2 बनता है, ठीक है। ये जनरल हीटिंग है, कुछ एक्सेप्शन है
एक्सेप्शन में ये आ जाता है, लेकिन जनरली आपके ये कंपाउंड बनते हैं ऑक्साइड एंड NO2 एंड O2। तो देखिए AgNO3 को जब हीट करते हैं तो सबसे पहले बनना चाहिए Ag2O, ऑक्साइड इसका, प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकती है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड बना है ये ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। तो ये ध्यान रखना, Ag2O एंड HgO ये दोनों ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल टू हीट या हीटिंग। तो जैसे ही आप इसको मतलब हीटिंग करते रहेंगे, ठीक है, हीटिंग के दौरान ये बनेगा डेफिनेटली, लेकिन बनते ही ब्रेक हो जाएगा। और Ag2O जो है ब्रेक होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Ag2O जो है ये आपका हीटिंग करने पर ब्रेक हो जाता है सिल्वर और ऑक्सीजन के अंदर। इसी तरह से HgO भी वीक ऑक्साइड होता है, ये भी ब्रेक हो जाता है मरकरी एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो कुल मिला के Ag+O2 बनेगा Ag2O का, साथ में NO2 प्लस में O2। O2 को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2 ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रख सकते हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हो सकता है कभी आपके सामने आ जाए, ठीक है, मिसलेनियस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इनको। अब देखिए एक एग्जांपल और लिख लेना बस इसका, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड को अगर आप हीट करते हो डेफिनेटली ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसको आप हीट करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सिंपल वही ऑक्साइड बनाओ, NO2 बनाओ और O2 बनाओ, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की लगभग सारी बातें हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन इसके अंदर जो है आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बाय लाइट, ठीक है। अब देखिए लाइट से होने वाली रिएक्शन जो है इनका अपने आप में एक अलग से केमिस्ट्री होती है, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नाम से एक चीज मिलेगी, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शंस होती हैं। इनके दो एग्जांपल मेन हैं, वो मैंने आपको बताए थे, AgCl, AgBr, AgI। अगर इनमें आप लाइट डालते हो, लाइट को मैंने HNu से लिखा था, HNu का मतलब होता है लाइट डाल दिया। AgCl वाइट कलर का होता है, ये पेल येलो होता है, ये डार्क येलो होता है, ठीक है। तो AgCl को आप लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर, ये ग्रे कलर का सॉलिड निकलता है। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, पैरेट ग्रीन, ठीक है। Ag+Br2 ब्राउन गैस, ठीक है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। Ag+I2 गैस, वायलेट वेपर, ठीक है, वायलेट कलर का वेपर यहाँ से निकलता है। इसके अलावा एक एग्जांपल बताया था H2O2 का। अगर H2O2 लिक्विड को आप लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये H2O लिक्विड प्लस O2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल आपने याद रखना है। और ये ध्यान रखना कि AgCl और AgBr जो है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। और जो वहाँ पे ग्रे कलर का डिपॉजिट मिलता है वो आपको मिलता है सिल्वर की वजह से। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था, है ना। तो इसको आप याद रखना, ये आपके फोटो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारे पास टाइम काफ़ी है, लगभग सारा का सारा हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, टाइम रहते रहते। और आप भी करते रहना, क्वेश्चन करते रहना, जितने भी क्वेश्चन NCERT के हैं वो सारे एक बार लिख के देखना, ठीक है, करके देखना, अपने कंसेप्ट जो है क्लियर रखना। कोई भी दिक्कत आप तो आप पूछ ही सकते हो, किसी भी टाइम पे फ़ोन नंबर है आपके पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।